Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about surface tension। तो जैसा कि आप जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी है और इसमें जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि एंट्री रेसिस्ट कर रहे हैं ये इनटू द फ्लूइड। ये कोई एक लिक्विड है जिसके सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे, और इनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसको फोर्स ऑफ कोहेशन भी बोलते हैं। मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन होता है। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के हो, मतलब एक सॉलिड का एक लिक्विड का फिर लाइक दैट, तो फोर्स ऑफ एडेशन आएगा दोनों के बीच में। तो ना फोर्स ऑफ कोहेशन से, चूँकि ये सेम ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है तो सरफेस मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण सरफेस पे एक तरीके का ये टेंशन बनाए रखते हैं। अगर कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सरफेस से सिंक करना चाहता है तो ये सरफेस पे उसको रेसिस्ट करते हैं, उसकी एंट्री को इनटू द फ्लूइड। तो जैसा कि हमने बना रखा है, ये जो है सरफेस टेंशन एक तरीके से लेयर बना के रखते हैं जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एक्सटर्नल कोई भी मॉलिक्यूल्स हो उससे फोर्स ऑफ एडेशन से रहते हैं। जैसे इसके ऊपर एयर पार्टिकल्स हैं तो एयर पार्टिकल से फोर्स ऑफ एडेशन से जुड़ रहते हैं, जो कि बहुत कमज़ोर होता है इन कंपेरिजन टू इट्स ओन फोर्स ऑफ कोहेशन। और कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट भी इस पर आए यहाँ पे गिरे तो ये फोर्स ऑफ एडेशन वहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ही कम होगा इन कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है एक इन लार्ज डायमेट्रिकल व्यू देखेंगे तो ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ये ए है और इसके चारों तरफ जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं उससे ये फोर्स ऑफ कोहेशन से कनेक्टेड है। एक दूसरे पे ये लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉन्डिंग बनाया हुआ है। ठीक है, नाउ अगर सरफेस टेंशन को बोला जाए तो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये एक सरफेस प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जो कि आगे डेफिनेशन आएगा तो उसमें देखेंगे। सबसे पहले इसकी दो फार्मूला होती है, मतलब एक ही फार्मूला दो फॉर्म में होती है, उसको देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे सरफेस पे क्या लग रहा है, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका जो है यूनिट हो गया। नाउ जो सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास आता है इसी से, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, अब देखोगे फोर्स जहाँ है वहाँ एनर्जी भी है, यानी वर्क डन भी है। बिकॉज फोर्स इनटू एरिया डिस्प्लेस्ड क्या होता है, वर्क डन होता है, उसको एनर्जी का फॉर्म भी बोलते हैं। तो फोर्स के जगह पे हमारे पास अगर सरफेस एनर्जी बोल दें और नीचे में जो लेंथ ले रहे थे पर यूनिट लेंथ, तो उसको पर यूनिट सरफेस एरिया ले लें। ठीक है, सरफेस एरिया पर यूनिट ले लें तो कोई दिक्कत, सरफेस एनर्जी अपॉन में एरिया, यानी कि सरफेस एरिया पर यूनिट, इसको सिग्मा बोलें। तो कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी, तो ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखना, एनर्जी की यूनिट जूल, एरिया की पर मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। यहाँ सेम चाहोगे तो फिर यहीं वाली यूनिट आ जाएगी, बिकॉज जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है और नीचे मीटर स्क्वायर है, तो एक मीटर से मीटर कट गया तो बाद में आपके पास न्यूटन मीटर यूनिट बचा। तो एक तरीके से आपको पता चल रहा है कि ये वाले फॉर्मूले से ये वाला बना सकते हैं, फिर इससे ये वाला बना सकते हैं, लाइक दैट। तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन देखते हैं सरफेस टेंशन की। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड का सरफेस होता है उसकी प्रॉपर्टी है, एंड डिफाइंस द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड को डिफाइन करता है सरफेस टेंशन। नाउ इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, ये बताया ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, कौन से टाइप का, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, एंड इट इज़ डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस पे जितनी एनर्जी है एक यूनिट एरिया में, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ दैट सरफेस। नाउ इट इज़ डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस तरीके से भी डिफाइन होता है कि नॉर्मल फोर्स जितना लग रहा है पर यूनिट लेंथ एट लिक्विड सरफेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज डिक्रीज इन कोहेशन फोर्स,
जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो जो कोहेशन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, एक तरह से डिक्रीज होते जाएगा, ये बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगा। सो आपका सरफेस टेंशन फाइनली जो है डिक्रीज करेगा। ओके, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्जेंट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन एंड NaCl इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन। 2 पॉइंट आप याद रखना है, MCQs के लिए ज़रूरी है। जब आप किसी भी लिक्विड यानी वाटर में डिटर्जेंट मिला देते हो तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। और NaCl यानी कि नमक जो खाते हो आप घरों में, उसमें आयोडीन मिला के NaCl में, तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आप जनरली देखो जो खरा पानी होता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है जनरली ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो धुलाई, मतलब कपड़े धुलने के बाद हम जो उसको डिटर्जेंट्स को पानी में धो के निकालते हैं कपड़े को, तो इन कंपैरिजन टू दैट फ्लूइड कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ डिटर्जेंट्स इन इट। नाउ अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से और समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक नीडल है, तो आपके पास अगर लिक्विड के अंदर पढ़ोगे तो 2-3 आपके पास फोर्सेस के टर्म्स होते हैं, फोर्सेस के टाइप्स होते हैं। लाइक बायंसी फोर्स भी एक लगता है लिक्विड में जब कोई बॉडी सबमर्ज हो जाता है। जो बायंसी फोर्स का डेफिनेशन है वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। नाउ तो अगर आपका जो नीडल है वो हमने डिप किया लिक्विड में और उस सरफेस पे ना रुक के सबमर्ज हो गया, उसके अंदर चला गया, तो अंदर जाने के बाद आपको कौन सा फोर्स दिखाई देगा, वो होगा उस पे ऊपर की तरफ उसको धक्का देते हुए, यानी कि बायोंसी फोर्स FB से जिसको डिनोट करते हैं। तो बायोंसी फोर्स सबमर्ज नीडल पे लगेगा। लेकिन वहीं सेम नीडल अगर सरफेस पे ये कोई, मान लो वाटर है, वाटर के सरफेस पे नीडल ऐसे गिरा और इस सरफेस पे है, सिंक नहीं किया, सबमर्ज नहीं हुआ वाटर में, तो इसका अगर हमें सही से स्टडी करना है कि जो सरफेस पे लिक्विड है, वाटर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो उसका किस तरीके से शेप बनेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, इसको यानी टर्न करेंगे। तो टर्न करके हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल व्यू आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। तो समझ लो ये लिक्विड का एक क्रॉस सेक्शन है, इसके पीछे तक लिक्विड की लेंथ है, और ये जो है वाटर का सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कैसे टिल्ट होंगे, पहले सीधा थे लेकिन ड्यू टू द वेट ऑफ नीडल ये ऐसे इसका जो सरफेस होगा वाटर सरफेस वहाँ पे टिल्ट हो जाएगा। ओके, और टिल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, फिर इससे कम 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 वेट का जो इफ़ेक्ट है कम पड़ रहा है, और इन सब के बीच में जो है बॉन्डिंग है, कोहेशन बॉन्डिंग है, कोहेशन फोर्स के कारण तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये अंदर जाने नहीं दे रहे, इसको रेसिस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से शेप में आ जाएंगे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फाइनली आपके पास जो सरफेस टेंशन यहाँ पे लग रहा है, तो जिसको कि सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा भी आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में फ्लूइड मॉलिक्यूल्स टिल्ट हुए हैं। नाउ तो अगर इसकी स्टडी करनी है, फिर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चंस में यूज करना है, तो आप XY डायरेक्शन में निकालोगे। तो अगर हम मानते हैं कि ये फाई एंगल बना रहे हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में इसकी कंपोनेंट आ जाएगी सिग्मा कॉस थीटा, और सेम एज इट इज वर्टिकल में इसकी कंपोनेंट आ जाएगी सिग्मा साइन फाई, सिग्मा कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में, सिग्मा कॉस फाई और सिग्मा साइन फाई इन वर्टिकल। अगर इसको थीटा मानते तो थीटा है, तो सिग्मा कॉस थीटा और सिग्मा साइन फाई, लाइक दैट। तो आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी मिसमैच हो गई थीटा फाई बोलने में, आप समझ लेना। थीटा होता तो थीटा एंगल का जगह पे रखता है, फाई हमने लिख रखा है तो फाई यूज कर रहे हैं, और वेट ऑफ जो नीडल है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। नाउ अगर आप स्टडी देखें इस फिगर में, तो आपके पास हो क्या रहा है कि आपका जो नीडल है वो कुछ इस तरीके से सरफेस पे बैठा हुआ है, और जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार सरफेस टेंशन इस पे लगाए जा रहे हैं।
मतलब जितने सरफेस मॉलिक्यूल्स के टच में आया है सब सरफेस मॉलिक्यूल्स इस पर सरफेस टेंशन फोर्स लगा के रुके हुए हैं, सबमर्ज नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। जो गैसेस होते हैं उसमें सरफेस टेंशन नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो इन गैसेस सरफेस टेंशन इज़ नेग्लिजिबल, हेंस देयर इज़ नो लेयर फॉर्मेशन। कोई भी सरफेस पर लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज इसमें सरफेस टेंशन नेग्लिजिबल होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ कोहेसन बहुत ही कम होता है। नाउ जो हमारे पास टॉपिक है वर्क डन टू क्रिएट सरफेस टेंशन, मतलब हमें क्या वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस टेंशन को क्रिएट करने के लिए या फिर सरफेस टेंशन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि आपके पास कोई भी एक लिक्विड आप इस शेप में है, ठीक है, और इसकी सरफेस टेंशन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है या फिर कुछ है सिग्मा, मतलब बहुत ही कम है, सिमिलर टू 0 या फिर उसके आसपास है, 0.1 लाइक दैट। तो इसको हमें इंक्रीज करना है सिग्मा से। तो इस पे क्या करेंगे, जो बॉक्स शेप में हमने इसको रखा हुआ है फ्लूइड को, तो इस पे कोई फोर्स लगा के और चाहेंगे कि इसकी एरिया जो है वो इंक्रीज हो, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, ये सिर्फ 2D डायग्राम नहीं है, 3D डायग्राम है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, बिकॉज 3D डायग्राम है और इसको साइड से, एक पीछे वाली साइड से इसको फोर्स एफ लगा के इसकी जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। तो कितनी लेंथ की है, L लेंथ की है, और कितनी इसकी ब्रेथ तो इंक्रीज हो रही है, dx इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड F। इसकी इनिशियल एनर्जी अगर E1 थी सरफेस एनर्जी, तो फाइनल इंक्रीज करने के बाद एनर्जी E2 हो गई। अब नाउ एरिया कितना इंक्रीज हुआ, पहले जो एरिया था वो अगर A था और इंक्रीज हुआ, उसको डेल्टा ए बोल रहे हैं, तो डेल्टा ए कितना इंक्रीज होगा, ये भी L है ये भी L है, तो दोनों साइड से इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी 2L हो जाएगा इंटू कितना, इसका विड्थ इंक्रीज हो रहा है dx, तो ये अपने पास एरिया इंक्रीज हो जाएगा, यानी डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यों 2 लगा है, बिकॉज बोथ साइड, इधर का भी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दोनों तरफ से 3D डायग्राम है। तो आपके पास जो सरफेस फोर्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपको पता है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, सरफेस फोर्स अपॉन में पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस फोर्स लगानी है तो सरफेस टेंशन इंटू में लेंथ। क्यों, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तो जो बहुत ही कम सरफेस टेंशन इसके पास पहले से है वो भी तो अपोजिशन डायरेक्शन में अप्लाई करेगा फोर्स, मतलब सर रोकेगा इसको। तो सिग्मा जो है इसकी सरफेस टेंशन है जो बहुत ही कम है, जिसको हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं नाउ। तो जो पहला लेंथ था यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे सरफेस टेंशन लगेगा बाय द मॉलिक्यूल्स, तो दोनों के लिए सिग्मा इंटू एल प्लस सिग्मा इंटू एल लिखेंगे नाउ। अब एक चीज़ आपको पता है कि फाइनल जब इंक्रीज होने के बाद अगर नेट फोर्स 0 हो जा रहा है हमारे पास, सरफेस टेंशन और जो फोर्स लगा रहे हैं, तो एरिया इंक्रीज होने के बाद दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो रहा है, तभी तो वहाँ पे बॉडी आके जो हमारा है फ्लूइड बॉडी जो है रुक जा रहा है। तो यानी कि फोर्स वी हैव अप्लाइड और सरफेस फोर्स या फिर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 0। तो यानी फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उस सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर हो जा रहा है। सो ये क्यों निकाल रहे हैं, इस फोर्स को आगे यूज़ करेंगे तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव, तो dx मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स जो आप अप्लाई करो किसके बराबर है, सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर है। तो एफ से इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ से निकाल चुके थे हम ऑलरेडी नाउ। तो यहाँ पे हम dx से फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितना इंक्रीज इन ब्रेथ हो रहा है। तो हमारे पास fx की फॉर्मूला क्या है, ये इसको ला के यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा नाउ। अब सिग्मा एल प्लस सिग्मा एल, तो इसको 2 यूनिट्स ऑफ सिग्मा एल डी एक्स बोलें तो कोई अंतर। अब हम क्या करेंगे, डी ए को लाने के लिए कुछ इस तरीके का इक्वेशन रखेंगे, 2L dx एक पास लिखेंगे तो सिग्मा को बाहर ले लिया,
नाउ 2L/dx मेरे पास क्या हो गया, वर्क डन सिग्मा इंटू डेल्टा ए, यानी कि सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया। ये हमें वर्क डन लगा टू इंक्रीज द सरफेस टेंशन या फिर टू ओवरकम ऑन द सरफेस टेंशन। इनिशियली लो सरफेस टेंशन जो वैल्यू थी, हमारे पास वर्क डन की वैल्यू कितना आ गई, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, जो सरफेस टेंशन थी वहाँ पे और जितना एरिया हमने चेंज किया। तो फाइनल जो सरफेस टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ उसको कैसे निकालेंगे, या फिर जो सरफेस टेंशन है अब इंक्रीज होने के बाद तो है वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, लाइक दैट। और वर्क डन हमारे पास क्या होगा, इन फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लाइक दैट। तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी या फिर सिग्मा इंटू ए डेल्टा ए। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके का आ जाएगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा एट A2 सरफेस एरिया माइनस सिग्मा एट A1 सरफेस एरिया। मीन टू से दैट कि जो सरफेस टेंशन है एट A2 सरफेस एरिया और इसमें से माइनस कर देंगे सिग्मा, यानी कि सरफेस टेंशन एट A1 सरफेस एरिया पे जो था, तो हमारा वर्क डन की वैल्यू जो है आ जाएगी। अब ना वाटर ड्रॉपलेट के बारे में देखेंगे। तो वाटर ड्रॉपलेट का शेप अगर आप देखें तो स्फेरिकल ही क्यों होता है, कभी भी आप देखोगे जब वाटर ड्रॉपलेट बनेगा तो स्फेरिकल शेप का ही क्यों बनता है, इसका कुछ कारण है। क्यों कारण है वो देखेंगे। सबसे पहले इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट की एनर्जी कितनी होगी। तो आपके पास पता है सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। तो अगर निकालें तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू और सरफेस एरिया स्फेयर के लिए कितना होता है 4πr²। तो सेम फॉर्मूला लगाएं तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट के लिए जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, R जो है रेडियस है ना वो। तो क्यों ये शेप का होता है यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर द गिवन वॉल्यूम द स्फेरिकल एरिया of spherical geometry, surface area of spherical geometry is minimum, so it is at less energy level। जो surface area होती है spherical geometry की यानी spherical shape की वो minimum होती है, तो इसकी वजह से ये less energy level पे होती है और stable होती है and will have large stability जो मैं बताया। so naturally liquid droplets are spherical in shape। क्यों? क्योंकि जो स्फेरिकल शेप होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू ऑल द ज्योमेट्रिक्स, और इसके पास जो एनर्जी लेवल होती है वो लो होती है इन कंपैरिजन टू ऑल द एनर्जी ड्यू टू द लो सरफेस एरिया। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।